question everything. Now we have another question on the same theory, and the question is, which is more soluble in water? And this time we do not have ions, we have alcohol, ROH, or we have amines. Amines are R, NH2. Let's talk about it. Which one is more soluble in water? For this purpose, we have R, O, and H. Again, we have R, N, H2. I think it is clear. The question is, which one will form stronger H bonds? First of all, तो H bond बनाने की ही बात आएगी. हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे हम. क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको समझा देता हूँ. जब आपने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि जो भी हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो इस तरह फॉर्म होते हैं, A और B. इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड किस बात पर डिपेंड करती है? तो स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A. A जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा. पहले हमें यही चेक करना है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फिर ये स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड्स, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B के प्रोपोर्शनल है. मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड्स. मींस H बॉन्ड्स देखने के लिए स्ट्रॉन्ग कितने हैं हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा A को. A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा. फिर हम अगर देखते हैं A दोनों में सेम है तो हम देखेंगे फिर B को. आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है फिर B की हम देखेंगे कि B हमारा लेस जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा. अब इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव AHB. लुक एट इट, AHB. AHB, H मिडिल में होना चाहिए. ये A के प्लेस पे है, ये B के प्लेस पे है. यहाँ पे हमारा मिडिल में है, ये A के प्लेस पे है, ये B के प्लेस पे है. वी कैन क्लियरली सी कि A के प्लेस पे कौन है. A के प्लेस पे O है और यहाँ पे A के प्लेस पे N है. जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज FON. F मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन O एंड देन N. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है. अब मुझे क्या देखना है, हमारा कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A में ज्यादा होगी. तो A कौन सा, ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये वाला A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? आंसर इज दिस A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, इसकी होती है 3, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4. और अगर मैं बात करूं इसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3. अब ऐसे में ये लेस स्ट्रॉन्ग होगा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वाटर के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेंगे. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड्स. यहाँ पे स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड्स हैं और यहाँ कंपैरेटिवली वीक H बॉन्ड है. इसके कंपैरिजन में दोनों H बॉन्ड है, लेकिन H बॉन्ड में ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीक H बॉन्ड है. अब ऐसे में ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा. दैट्स नॉट अ बिग डील नाउ. अब आपसे पूछा जाएगा कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा. सो वी कैन क्लियरली सी दैट अल्कोहल इज मेकिंग स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड विद वाटर, while amines is making weaker H bonds with, ये weaker H bonds है, so weaker H bonds with water, and we can say कि जिसने weak bond बनाया वो less soluble होगा. तो यहाँ पे solubility किसकी होगी? Solubility which is more soluble in water. So the answer is alcohols. Alcohols are more soluble in water. Reason is in front of you. Make it clear. If you have any doubt, ask me. But question समझ आना चाहिए. The main theory is, the main target is, the concept is for these online classes to you is that the making of concept clear. आप अगर क्लास में पढ़ते हैं, sometimes अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो रिवाइज करना पड़ेगा टीचर को. यहाँ पे आप वीडियो को रिप्ले करिए, फिर से कॉन्सेप्ट समझिए, समझ आएगा. कुछ भी ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए जो बचे हो कोई भी डाउट. सो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी.
मैंने करा दिए हैं। अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। नोट इट डाउन। Now we will move to the next question that is based on the hydrogen bonding, but this question is different. It's not based on the solubility. And the question is, why ice floats on water? Why ice floats on water? Question mark. क्यों होता है ऐसा कि आइस फ्लोट होता है? पहले हम थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी ले लेते हैं। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मीन्स क्या मतलब है इसका? आइस को अगर हम बात करें कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसे हो सकता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? Do you have any reason? No. I know it. You have ice, you have water. 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है। फर्क है केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अगर H बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेकिंग हो जाएगी, तो वो चेंज हो जाएगा वाटर में। मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो आइस है, नहीं है तो वो वाटर है। और अगर हम अगेन इस वाटर का थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सो 4 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे, तो वाटर रहेगा, लिक्विड ही रहेगा। सो इस लिक्विड की यहाँ पे जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी और मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। इट्स सॉलिड, आइस सॉलिड है, और अगर ये सॉलिड है तो फिर इसकी कुछ डेंसिटी भी होगी। यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होती है, ये लिक्विड फॉर्म में है, और डेंसिटी कब तक इंक्रीज होता है? 4 डिग्री सेल्सियस में जाते हैं। लिसन टू मी अगेन, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के बीच में H बॉन्डिंग है और वो आइस है। जब हम उसको थोड़ा हीट देते हैं तो हीट ऑफ, शायद आपने इससे पहले 9th क्लास में पढ़ा है, हीट ऑफ जो हमारी लेटेंट हीट होती है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता, उसके स्टेट को चेंज कर देता है। ये लेटेंट हीट है। लिसन टू मी अगेन, आपने आइस को हीट किया, आपने आइस को गर्म किया, तो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, गर्म करने के बाद भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो फिर वो हीट जो हमने दी है वो वही कहाँ है? उसने उसकी स्टेट को चेंज किया है, दैट्स कॉल्ड लेटेंट हीट। इसने आइस को चेंज करके वाटर बनाया है। मीन्स आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, जो पिघल के पानी बना है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, बट उस आइस के अंदर वो सॉलिड फॉर्म में इसलिए था क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे। जैसे ही हमने उसको गर्म किया तो वहाँ पे लेटेंट हीट की वजह से वो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे रहा, लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो गई और वो H बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और उसका लिक्विड बन चुका है। जब ये आइस था तो इसकी जो डेंसिटी थी वो लेस थी, इसकी डेंसिटी थी 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बात करते हैं अगर वाटर बना है तो इसकी डेंसिटी कितनी है? इसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ऐसे में हम कह सकते हैं जो आइस है वो लेस डेंसिटी वाला है और वाटर मोर डेंसिटी वाला है। तो आइस हमारा लेस डेंस है और ये हमारा मोर डेंस है, डेंसर है। ये डेंसर है, मोर डेंस लिख के ना मैं डेंसर लिख देता हूँ। तो ये डेंसर है और ये लेस डेंस है। अब सवाल आता है, यहाँ पे लिक्विड है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस वैसे क्या स्पेशल है? यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम है। तो डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? 4 डिग्री सेल्सियस पे होगी। डेंसिटी मिनिमम कब होगी? जब वो इन केस ऑफ आइस होगा। ये तो था बैकग्राउंड जो आपको समझना है। पहले मैं दोबारा से रिकैप करता हूँ सारी बातों को। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था क्योंकि उसके अंदर H बॉन्डिंग थी, सॉलिड था। जैसे ही H बॉन्डिंग ब्रेक होगी, हम टेम्परेचर देंगे, H बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर सेम रहेगा लेकिन वो लिक्विड बन गया क्योंकि लेटेंट हीट यहाँ पे गई है। कौन सी हीट यहाँ पे यूज होती है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट जाने के बाद वाटर बनेगा। वाटर के बाद उसकी हम डेंसिटी को टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। मीन्स ये डेंसिटी इंक्रीज क्यों हुई? कोई पूछता है तो इसका यहाँ पे रीजन है थर्मल एक्सपेंशन, जो एक लिमिट तक होता है। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, जैसे हमने टेम्परेचर दिया, थर्मल एक्सपेंशन की वजर से 0 डिग्री सेल्सियस से वो टेम्परेचर बढ़ गया, कितना हो गया? 4 डिग्री सेल्सियस, और उसके साथ हो गया डेंसिटी मैक्सिमम। अब उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस प्लस करते हैं टेम्परेचर को,
तो हमारी डेंसिटी कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं, डेंसिटी डिक्रीजेज, और डेंसिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी। तो ये आपको शायद पहला बेसिक क्लियर हो गया होगा कि ये सारा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बेसिक है। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे एच बॉन्डिंग फॉर्म होगी कैसे, उसको थोड़ा सा समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन इनसाइड आइस, तो ये तो हमने समझ लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस के अंदर एच बॉन्डिंग है, उसकी वजह से सारा कुछ हुआ है। अब ये देखना है कि वो एच बॉन्डिंग है कैसी, कैसे वो एच बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं और वो कितने एच बॉन्ड्स एक वाटर मॉलिक्यूल बना सकता है। सो वी विल मूव टू इट नाउ। लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो आइस की जो स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर ऑफ आइस वो कैसी होती है, उसमें एच बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, एच बॉन्ड्स फॉर्मेशन उसके अंदर होता है। और एच बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से जो आइस की हमारी स्ट्रक्चर है वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है। केज लाइक स्ट्रक्चर मीन्स वो ऐसा लगता है जैसे पिंजरा हो। अब वो पिंजरा कैसे होगा समझते हैं। एच 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 ओ एच एच ओ एच एच ओ एच, ये मैंने कुछ बॉन्ड्स बनाए हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। AHB छांटना होता है हमें। AHB हम देखते हैं कि कौन सेलेक्ट करेंगे, AH कौन है, A कौन है, H कौन है। AHB साफ दिख रहा है, AHB, तो यहाँ पे H बॉन्ड्स फॉर्म हो गए। AHB, अब इस बॉन्ड के लिए दोबारा से A लेना पड़ेगा, ये A है तो ये H है तो ये B है, AHB। नाउ यू हैव AHB, AHB, इस बॉन्ड के लिए इसको A, H इसको B, AHB, अगेन ये A, H और ये B। अब मुझे दिख रहा है साफ साफ कि हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एक केज लाइक स्ट्रक्चर। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है ये एक पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर है, केज जैसी स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में क्या चीज़ डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट जो है वो है हमारा केवल और केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ने इस स्ट्रक्चर को केज लाइक बना दिया है। ये बीच में वॉइड है, वॉइड का मतलब क्या होता है, ये एम्प्टी है, ये होल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर यहाँ कुछ, जैसे हमने डाइमराइजेशन पढ़ा था, ऐसा ही इस तरह का ये हमारा एक चिलेशन वाला प्रोडक्ट है, चिलेट हुआ है ये। और ये जो चिलेशन बना है इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स ने आपस में एक दूसरे के बीच, एक दूसरे के साथ एच बॉन्ड बना के बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी, एयर ट्रैप्ड, यहाँ पे बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी, वॉइड बन जाएगा, ये होल है, खाली जगह। अब आप सोच के बताइए, अगर मैं हीट देके इसको पॉइंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर दूं तो ऐसे में ये बीच में जगह खाली है तो वो भर जाएगी, उसके अंदर वाटर चला जाएगा, बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे। बट फॉर नाउ अगर मैं आइस की बात करूं तो आइस के अंदर जो हमारी सॉलिड स्ट्रक्चर दिख रही है, क्या आपको लगता है कि इसके बीच में यहाँ पे आप किसी भी तरह से कोई वाटर मॉलिक्यूल को इंसर्ट कर सकते हो? आंसर इज नो। यहाँ पे एयर ही रहेगी और ये वाइड ही रहेगा। अब आप सोच के देखो, आपके पास एक बीकर है, बीकर में आपने वाटर को फिल किया हुआ एक लेवल तक, वाटर फिल है। अब मैं कहूँ कि अब मैं इसमें एक आइस का टुकड़ा डालूंगा, व्हाट डू यू थिंक, ये आइस फ्लोट ही करेगा इसके ऊपर, ये डूबेगा तो नहीं। आइस क्यों फ्लोट कर रहा है, आइस इसके ऊपर फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि आइस के अंदर एच बॉन्डिंग है और एच बॉन्डिंग में उसके अंदर एयर ट्रैप हुई है। एयर ट्रैप कहाँ है, एयर ट्रैप है आपकी वाइड्स के अंदर। अब अगर वाइड के अंदर एयर ट्रैप है, डू यू थिंक कि उस वाइड में एयर ट्रैप होने की वजह से जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, वाटर की आइस की डेंसिटी क्यों वाटर से कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि उसके अंदर एयर ट्रैप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो बीच में वाइड है। ऐसे में अगर वाइड है तो ये वाटर के अंदर डूब नहीं सकता, ये ऊपर ही फ्लोट करेगा। ये फ्लोटिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी डेंसिटी बेचारे की कम है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा के इस बॉन्डिंग को ब्रेक कर दूं, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएं, तो ये बॉन्ड ब्रेक होते क्या होगा, इसके अंदर वाटर आ जाएगा और इसकी डेंसिटी दोबारा से बढ़ जाएगी जो पहले कम थी। अब ये जो फ्लोट कर रहा है इसका रीजन आई थिंक यू हैव क्लियर। इसका रीजन क्या है कि ये ऊपर फ्लोट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि बीच में एयर ट्रैप है और जहां भी एयर ट्रैप होती है वो तो सिंपल थिंग है, डेंसिटी कम होगी तो ऊपर फ्लोट करेगा। ये वो रीजन है जिससे मैं पढ़ा था कि आइस फ्लोट क्यों करता है। नोट इट डाउन। ऑन द सेम टॉपिक वी हैव अनदर क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज हाउ मैनी water molecules are attached
to one molecule of water during H bonding. Let's understand it. हो सकता है आपने कुछ अपना दिमाग लगाया हो कितने मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। सो मैं सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ही समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। लेट्स वी हैव H2O, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इस वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ सकते हैं? O, H2O, H2O, we have these water molecules। मुझे इतना पॉसिबल लग रहा है, हो सकता है आपको कुछ और लगे। देखते हैं AHB, AHB, AHB and AHB। अकॉर्डिंग टू मी 4 मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बना सकते हैं। वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ अटैच हो सकते हैं। दैट्स आवर थ्योरी, जो हमें सामने दिख रहा है सही ये है। अब इसको हमें थ्योरी के फॉर्म में लिखना है। हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल था, ये H2O मॉलिक्यूल था, और ये H2O मॉलिक्यूल हमारा 1 H2O मॉलिक्यूल कैन बी सराउंडेड बाय 4 अदर H2O molecules, 4 other H2O molecules to make 4 H bonds। 4 H bonds ये फॉर्म करेगा अदर 4 मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ के। अब सवाल आता है इस स्ट्रक्चर का नेम क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स अलग अलग जुड़ रहे हैं एक वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, इट्स कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है एंड आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क, नोट इट।